is the case that we have taken. History में क्या क्या positive findings हैं? और मतलब I'm just going to let you know how to examine the case, how to take a history. There are 4 things that you need to be aware of. Whenever you are going to take a case, देखो सबसे पहली बात, अगर स्कोलियोसिस का केस मिल गया, you don't need to worry. You are going to get past, just going to have a simple knowledge. मतलब don't feel like कि अब ये स्कूली मिल गया, अब हमें क्या होगा? ठीक है, आई एम टेलिंग यू, आपको एक नॉन लिनियर नेक फीमा का केस है और एक ये केस है, तो दिस गोइंग टू गिव यू गोल्ड मेडल. ठीक है, जस्ट गोइंग टू गिव अ सिंपल बेसिक नॉलेज, यू आर गोइंग टू कंक्लूड दिस. ठीक है, एंड जस्ट आई एम टेलिंग यू दिस वेरी सिंपल. लाइक हिस्ट्री में मॉर्निंग में तुमने क्या क्या बताया था, क्या क्या पॉजिटिव फाइंडिंग्स हैं इसमें? डोंट वरी, मैं आराम से बता रहा हूँ. ठीक है, सर डिफॉर्मिटी और बैक 6%. ओके, फॉरवर्ड बैटिंग ठीक है, पे भी है और कंपनसेट नहीं हो रही. देखो दीज आर द फाइंडिंग्स फॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक है, मतलब ये कभी हम हिस्ट्री में नहीं देते हैं. हिस्ट्री में मतलब कि फॉरवर्ड बेंडिंग में बढ़ रही है, घट रही है. ठीक है, एक चीज़ ये होती है सबसे इम्पोर्टेंट, कभी भी डिफॉर्मिटी मिलती है तो डिफॉर्मिटी जो ये पेशेंट्स होते हैं आपके पास 2 चीज़ों के साथ आते हैं. इधर विद कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी आपकी जो प्रॉब्लम है, या तो उसकी वजह से आएगा, या फिर इसकी प्रॉब्लम होगी पेन हो रहा होगा. ठीक है, और या प्रॉब्लम और क्या हो सकती है, कार्डियोपल्मोनरी के सिम्टम्स कुछ आ सकते हैं, या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स. ठीक है, तो दीज आर द 4 सेट्स ऑफ थिंग्स दैट द पेशेंट कंप्लेन्स टू. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉर्मिटी. तो डिफॉर्मिटी के बारे में हु हैज नोटिस द डिफॉर्मिटी, वेदर द पेशेंट हैज नोटिस द डिफॉर्मिटी और मदर हैज नोटिस और समवन एल्स हैज नोटिस. ठीक है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिफॉर्मिटी किसने नोटिस करी, बिकॉज इसमें भी थोड़ा सा कहते हैं, अगर डिफॉर्मिटी मदर ने नोटिस करी तो दैट मीन्स इट्स अ नेचुरल थिंग. बट इफ द पेशेंट इज नोटिसिंग देन देयर आर डेफिनेटली गोइंग टू बी सम साइकोलॉजिकल इश्यूज, लाइक पेशेंट इज एप्रीहेंसिव फॉर दैट डिफॉर्मिटी. ओके, देन अनदर थिंग, वेदर डिफॉर्मिटी इज प्रोग्रेसिंग, मतलब ये आपको हिस्ट्री में लेना होता है कि डिफॉर्मिटी कब अपीयर हुई और क्या वो प्रोग्रेसिंग है या स्टैटिक है या बढ़ रही है. ठीक है, पेशेंट आपके पास क्यों आया, मतलब इज अ डिफॉर्मिटी वर्सनिंग. ठीक है, तो आपने जैसे बताया 6 महीने में बढ़ रही डिफॉर्मिटी तुम्हारा कहलाता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि जैसे जितनी बड़ी डिफॉर्मिटी है, इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन विद इन 6 मंथ. ठीक है, इट्स गोइंग टू बी टेक लाइक ईयर्स. अब जैसे अगर हम एक मोटा क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एक अर्ली ऑनसेट स्कोलियोसिस होती है, एक लेट ऑनसेट स्कोलियोसिस होती है. अर्ली ऑनसेट का मतलब जो 10 साल से पहले हो रही है, उसके अलग अपने डिवीजन है. एक जुवेनाइल होता है, एक इन्फेंटाइल होता है. ठीक है, कि 4 साल के अंदर हुआ तो जुवेनाइल है, इन्फेंटाइल 4 साल से 9 साल के तक का हुआ, 10 से 18 साल तक का कहते हैं इडियोपैथिक वैरायटी होता है. ठीक है, एंड देयर आर अदर क्लासिफिकेशन भी, कंजेनाइटल है, न्यूरोमस्कुलर है, सिंड्रोमिक है. तो एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाता. देखो 2 चीज़ें हैं, इफ़ यू आर अ MS कैंडिडेट और अ DNB कैंडिडेट, देन वी डोंट एक्सपेक्ट सो मच ऑफ थिंग फ्रॉम दिस केस. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू, अगर ये केस मिलता है, इट्स गोइंग टू गिव यू गोल्ड मेडल. ठीक है, एंड जस्ट आफ्टर 15 to 30 मिनट्स यू आर एबल टू रियलाइज दिस थिंग. ठीक है, अगर आप FNB का एग्जाम दे रहे हैं, देन आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड सम मोर डिटेल्स थिंग. ठीक है, तो यहाँ पर केवल MS और DNB के हिसाब से चले. ठीक है, तो सबसे पहले चीज हो गई डिफॉर्मिटी. डिफॉर्मिटी किसने नोटिस करी, वेदर डिफॉर्मिटी इज प्रोग्रेसिव, और अगर प्रोग्रेसिव है एक चीज और होती है कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट दैट हैज बीन टेकन फॉर द डिफॉर्मिटी, वेदर सम ब्रेस हैज बीन टेकन और समथिंग लाइक दैट, और नहीं हुआ कोई ब्रेस, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया. सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रोग्रेसिव है या. ठीक है, देन आफ्टर डिफॉर्मिटी के बाद पेन के बारे में कहा जाता है जितनी भी AIs एडोलेसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस होते हैं वो पेनलेस होते हैं. ठीक है, लिटरेचर सेज कहती है बट 1/3 ऑफ द केसेस दे प्रेजेंट विद अ बैक पेन. ठीक है, बट वो इतना बैक पेन नहीं होता सीवियर कि आपकी जो डेली क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हैम्पर करे. ठीक है, तो इतना नहीं होगा. अगर इतना बैक पेन है, मतलब व्हाई दिस हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, अगर आपको इतना बैक पेन मिल रहा है तो कौन सा कंपोनेंट हो सकता है विच कैन कॉज दिस मच ऑफ पेन, कौन सी स्कोलियोसिस हो सकती है. सपोज दिस पेशेंट से आई एम नॉट एबल टू वॉक एंड यू हैव टेकन द एक्सरे एंड यू सीइंग अ स्कोलियोसिस, तो क्या तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, कौन सी स्कोलियोसिस, पेनफुल का कौन सी. This is the one important osteoid osteoma that causes a painful scoliosis in such a case.
ठीक है। और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, लिस्थेसिस की वजह से हो सकता है, ठीक है। लिस्थेसिस कैन कॉज, मतलब सम टाइम लिस्थेसिस इज एसोसिएटेड विद योर स्कोलियोसिस एंड सम टाइम लिस्थेसिस कैन कॉज स्कोलियोसिस, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड देयर आर सर्टेन लाइक आपके जो होता है कि ये प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, उसकी वजह से लिस्ट हो रहा है, देयर आर सर्टेन फंक्शनल रीजंस आल्सो, ठीक है। बट अगर अभी हम कंसंट्रेट करते हैं एआईएस पे, तो इट इज अ पेनलेस डिफॉर्मिटी। तो सेकंड कंपोनेंट जो था पेन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में पहली चीज डिफॉर्मिटी, किसने नोटिस डिफॉर्मिटी, देन द पेन। फिर जो थर्ड कंपोनेंट होता है कार्डियोपल्मोनरी सिम्टम्स, क्या ऐसा कोई सिम्टम था इसमें, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो आपके पास आते हैं, अगर उनका कर्व बहुत ज़्यादा है तो वो आपके पास कार्डियोपल्मोनरी सिम्टम्स के साथ है, ठीक है। तो थर्ड कंपोनेंट ये हो जाता है। फोर्थ कंपोनेंट आपके पास क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। अगर कोई न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस है या एक्यूट काइफोस्कोलियोसिस टाइप की बड़ी से कर्व के साथ है, समटाइम्स यू आर गोइंग टू गेट द neurological symptoms. Otherwise, in majority of the cases, you are not going to get any neurological symptoms. ठीक है, AIS के केसेस में नहीं मिलता। अगर सिंड्रोमिक है, न्यूरोमस्कुलर है, CP का पेशेंट है, in that cases you are going to get that sort of neurological. ठीक है, why this is important? Because you want to rule out other things with your history. ठीक है, तो चार चीज़ें, इसके अलावा चौथी पांचवी चीज़ और आपसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है। फिर इसके बाद होता है कि पास्ट हिस्ट्री क्या होती है, फैमिली हिस्ट्री क्या होती है, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुम नहीं बोल रहे थे, तुमने 2 पॉइंट बोले और पढ़ लिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बर्थ हिस्ट्री। बर्थ हिस्ट्री में आपको पूछा होता है वेदर देयर इज एनी हिस्ट्री ऑफ लेबर पेन, में कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, सिजेरियन सेक्शन था, नॉर्मल सेक्शन था, कोई डिफिकल्ट लेबर तो नहीं था, तो ये दिस हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स डेवलपमेंटल हिस्ट्री, माइलस्टोन कैसे थे पेशेंट के, नॉर्मल माइलस्टोन का डेवलपमेंट हो रहा है, मोटर डेवलपमेंट नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, माइलस्टोन का डेवलपमेंट। फिर उसके बाद आपका जो ये जो होता है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये इनका डेवलपमेंट नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है, मेनार्की नॉर्मल टाइम पे होगी या नहीं है, स्पेशली बिकॉज दिस स्कोलिया कॉमन इन केसेस ऑफ फीमेल। तो अगर आपकी फीमेल पेशेंट है तो डेफिनेटली यू नीड टू आस्क डेवलपमेंटल हिस्ट्री, ठीक है। तो एक कंपोनेंट हो गया बर्थ हिस्ट्री, फिर डेवलपमेंटल हिस्ट्री, देन द फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ द जेनेटिक्स इन केसेस ऑफ स्कोलियोसिस, तो फैमिली हिस्ट्री इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू आस्क whether there is any history in the family. And the one more thing that you can do, अगर आपके पास आप चेम्बर में देख रहे हैं, then you can address the patient, address the patient sibling, and you can see, because sometimes we have observed one kid is having and his sibling is also having the same problem, ठीक है। And you can ask also the mother. It is one simple test, add-on forward bending test that you can apply. mother को आगे छुपवा के देख लिया, there is there or not, अगर नहीं है तो नहीं, अगर होता है तो ठीक है, ठीक है। तो फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो गई, काहे क्योंकि फिर उसमें आपको देखना है, ठीक है। तो 3 चीज़ें की ये हिस्ट्री हो गई। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट टेकन हिस्ट्री जो आप बात करते हो, ये तुमने बताया था, अच्छे पॉइंट्स पूरे दिए थे कि वेदर द पेशेंट इज टेकिंग इज हैविंग टेकन एनी ट्रीटमेंट फॉर हेयरिंग लॉस और विजुअल लॉस। हेयरिंग प्रॉब्लम के लिए कोई ट्रीटमेंट लिया है, विजुअल के लिए लिया है, नहीं लिया है, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला तो कोई नहीं थी, उसके लिए तो कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, या कार्डियोपल्मोनरी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हुई इसका ट्रीटमेंट हुआ है, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ है। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो तुम्हारा अगर कंजेनाइटल स्कोलियोसिस है तो उसमें ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला मिलेगा, जेनेटिक यूरिनरी सिम्टम्स मिलेंगे, कार्डिक सिम्टम्स मिलेंगे। तो यू वांट टू रूल आउट विद योर हिस्ट्री ऑल दीज पॉइंट्स कि भाई कंजेनाइटल नहीं है, ठीक है, आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं है, कोई कार्डियोपल्मोनरी सिम्टम नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा आपके जो एआईएस के केसेस होते हैं दे आर वेरी बेनाइन, उस पर भी बहुत कम, दे आर रेयर चांसेस दैट यू आर गोइंग टू गेट अ चेस्ट प्रॉब्लम्स नहीं मिलते, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी। तो इसमें 4 चीज़ें होती हैं पास्ट हिस्ट्री वाले में। अगर हम आपसे पूछते हैं ना, तो आपको हियरिंग लॉस, विजुअल लॉस, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला के लिए कोई ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ है, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन के लिए तो नहीं हुआ है, कोई कार्डिक ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ है, देन आपका जेनेटिक यूरिनरी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो इतना पार्ट आपका हिस्ट्री में आता है। देन देयर इज वन मोर पार्ट कि आपका जो एक होता है कि सेक्सुअल डेवलपमेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वाई देयर इन सेक्सुअल डेवलपमेंट की हिस्ट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब वी आर वेरी ईगर कि पेशेंट की जो एज है वो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कितने हैं। व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज यू वांट टू सी द मैच्योरेशन कि वेदर योर पेशेंट इज गोइंग टू हैव मैच्योर्ड और नॉट। बिकॉज अगर वो मैच्योर हो गए तो आपका जो ट्रीटमेंट प्लान है दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक है। और अगर वो मैच्योर नहीं है, बिकॉज इफ द पेशेंट इज हैविंग ग्रोथ पोटेंशियल, देन एट दैट टाइम यू नीड टू एक्ट
एक्टिवली, बिकॉज अगर मान लो 30 डिग्री का कर्व है, हमारे टाइम प्रेजेंटेशन है, पेशेंट की एज 10 साल है, तो 2 साल में वो मुझे मालूम है वो 60 से 70 डिग्री पहुंच जाएगा, दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल दैट, ठीक है। तो इट्स अ राइट टाइम टू हिट दैट, ठीक है। और सपोज 14 साल का बच्चा है, 30 डिग्री के कर्व के साथ है, आई एम बिट रिलैक्स, नो इट्स ओके, आई हैव टू ऑब्जर्व दिस बिकॉज द ग्रोथ पोटेंशियल हैज गॉन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके जो बच्चे की जो सेक्सुअल ग्रोथ है उसके बारे में आपको एक हिस्ट्री लेना होता है, बट स्पेशली केसेस ऑफ फीमेल सब क्या शुड बी देयर और समवन योर नर्स या फीमेल असिस्टेंट शुड बी, ठीक है। तो एक बात ये हो गई, हिस्ट्री का पोर्शन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हमारा पोर्शन आता है एग्जामिनेशन का। तो एग्जामिनेशन में आपके वही 4-5 पॉइंट्स जो होते हैं। हिस्ट्री में किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है, ठीक है। जितनी चीज़ें मैंने बताएंगे, डिफॉर्मिटी के बारे में पूछना है आपको, पेन के बारे में पूछना है, कार्डियोपल्मोनरी, न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन, सारी चीज़ें, ठीक है। यही चीज़ें, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड स्कोलियोसिस का एग्जामिनेशन, जिसमें आपको देख के हाथ पैर खुलने लगते हैं, बट आई एम टेलिंग यू इट्स अ वेरी सिंपल, जस्ट बी मेथोडोलॉजिकल, आप आराम से कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका होता है गेट, फिर इंस्पेक्शन, कैलकुलेशन, मूवमेंट, मेजरमेंट, वही सेमेटिक्स, ठीक है। अब स्कूली के पेशेंट में अगर आपका क्या प्रॉब्लम्स होती है कि अगर लिमिट डिस्क्रिपेंसी है, गेट क्यों इम्पोर्टेंट है? गेट क्यों इम्पोर्टेंट है? दिस बिकॉज कंपनसेशन, बिकॉज होता है क्या है कि ना, जैसे मैंने बताया अपनी हिस्ट्री में कि पेशेंट को सिटिंग में बढ़ नहीं रही है, मतलब सिटिंग में वैसे ही बनी हुई है, चलने में कैसा है। जब अभी हम एग्जामिनेशन करेंगे इंस्पेक्शन, तो उसमें हम आपको और चीज़ें बताएंगे। गेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या होता है, पेल्विक ऑब्लिक्विटी है आपके पेशेंट में, कुछ पेल्विस ऑब्लिक है, तो इक्वाइनस है, समटाइम कंपनसेटरी मैकेनिज्म हो सकते हैं कि आपका हिप पे फ्लैक्शन हो रहा है, नी पे फ्लैक्शन हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है, पेशेंट को जब आप देखोगे ना, पेशेंट का जैसे ये स्टैंडर्ड है, अब जस्ट हम एग्जामिनेशन स्टार्ट करें बेटा खड़े हो जाएगा, ठीक है, घूम जाए। तो हमारा जो पर्पस होता है देखने का कि हेड शुड बी सेंटर्ड, योर हेड शुड बी सेंटर्ड, ठीक है। नेक आपका इसके ऊपर है, शोल्डर शुड बी बैलेंस्ड। जो नॉर्मल पेशेंट की बात करते हैं इसकी बात नहीं करते हैं कि हेड, हम स्टार्ट आपको पॉइंट्स बता रहे हैं कि हेड शुड बी सेंटर्ड, योर शोल्डर शुड बी लेवल्ड, योर स्पाइन ऑफ स्कैपुला शुड बी लेवल्ड, पैल्विस को आपको देखना होता है, और आपके जो नी पे एक्सटेंशन है या नहीं है, मतलब हिप, असल में क्या होता है कंपल्सरी, अगर कोई हिप की पैथोलॉजी होगी तो क्या होगा, नी पे फ्लेक्शन हो जाएगा, इस तरह से पेशेंट चलेगा। तो आपको ये देखना होता है कि जो उसका एटीट्यूड है, पेल्विस आपकी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, नी का लेवल सेम होना चाहिए, और इक्वाइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो एंकल पे कोई लिमिट डिस्पैरिटी तो नहीं। तो सबसे पहली बात, जो आपने गेट देखा, नॉर्मल पेशेंट को चला के देख लो, तो नॉर्मली जो आपको गेट मिलता है, पेल्विक ऑब्लिक्विटी का ही प्रॉब्लम आता है जो हमारे केस में, तो अगर वो उसमें हिप के जॉइंट के एसोसिएटेड नहीं है तो कोई आपको टेंडल वगैरह ये सब नहीं मिलेगा, बट यू आर गोइंग टू गेट इक्वाइनस गेट, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको पेशेंट को ऑब्जर्व करना होता है कि हाउ द पेशेंट इज वॉकिंग विद द इक्वाइनस गेट, कैसे वॉक कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज जस्ट यू नीड टू सी द हेड इज सेंटर्ड, नेक इन सेंटर, फिर तुम्हारा दोनों शोल्डर लेवल पे है, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी। अब इंस्पेक्शन की बात करते हैं। तो इंस्पेक्शन आपको 4-5 तरीके से करना होता है। एक तो स्टैंडिंग वाली, जैसे आपने देखा स्टैंडिंग में, फ्रॉम द बैक, फ्रॉम द साइड, फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है, 3 तरीके से। फिर सुपाइन पोजीशन में करना होता है और प्रोन पोजीशन में करना होता है, फिर सिटिंग पोजीशन में करना होता है, ठीक है। सबके अपने अपने रेलिवेंस है। तो ये 6 पॉइंट्स, मतलब कैसे इंस्पेक्शन करना है। बेटा एक मिनट अपनी शर्ट उतार दो, ठीक है। तो इंस्पेक्शन हम वैसे ही मेथोडोलॉजिकल, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम जाएंगे, हेड टू टो, तो कभी आप नहीं बोलेंगे कैसे करना है। आप घूम जाओ। सबसे पहला जो हम देखते हैं, सबसे पहले बात हम करते हैं हेड की। हेड शुड बी इन द सेंट्रल पोजीशन, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स नेक की पोजीशन की बात करते हैं। फिर ट्रेपेजियस फुलनेस है या नहीं है, लेवल ऑफ स्पाइन आपके स्कैपुला इन दोनों के इसमें है या नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें क्या है कि थोड़ा सा स्कैपुला आपकी लेफ्ट साइड के एलिवेटेड एंड कंपेरिजन टू राइट साइड, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ की जो ट्रेपेजियस फुलनेस है इसकी बात कर लेते हैं। देन आफ्टरवर्ड्स हम फिर नीचे जाते हैं, टिप ऑफ स्कैपुला या ब्लेड ऑफ स्कैपुला की बात करते हैं। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है कर्व की, ठीक है। विच टाइप ऑफ कर्व, देखो कर्व की बात हम जब करते हैं, यहाँ तक तो ये 3 बातें हो गई। अब यहाँ से 2 बातें शुरू होती है, कर्व की बात और एक रिप प्रोमिनेंस की बात, ठीक है। एक होता है रिप प्रोमिनेंस, एक होता है लॉइन प्रोमिनेंस। तो रिप प्रोमिनेंस जब आपका थोरैसिक कर्व होगा, देन यू आर गोइंग टू गेट अ रिप प्रोमिनेंस। थोरैसिक होगा, थोरैकोलंबर का होगा तो लंबर प्रोमिनेंस आपको मिलेगी, ठीक है। तो अगर हमारा एक कर्व ऊपर का होगा तो वी आर गोइंग टू गेट अ रिप प्रोमिनेंस। तो हम पहले जो बात करते हैं रिप प्रोमिनेंस, पहले कर्व की बात कर लेते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड विच टाइप ऑफ कर्व। तो जो कर्व का जो डेफिनेशन होता है, कॉन्वेक्सिटी जिस साइड होती है,
ठीक है। तो इट्स अ राइट साइडेड कर्व। सबसे पहले आपको कॉन्वेक्सिटी जिस साइड की राइट साइडेड, फिर लोकेशन कौन सी है, जैसे ये क्या है थोरैकोलम्बर रीजन, तो राइट साइडेड थोरैकोलम्बर कर्व, ठीक है। फिर रिब प्रोमिनेंस की बात करते हैं तो राइट साइडेड रिब्स आर प्रोमिनेंस। देन आफ्टरवर्ड्स आपकी लॉइन क्रीज की बात मैं करूंगा तो लॉइन क्रीज ही होगी, ठीक है। देयर इज अ लॉइन क्रीज इज देयर एंड द रिब प्रोमिनेंस इज आल्सो देयर बिकॉज़ ऑफ द प्राउडिंग ऑफ दिप एंड दैट स्कैपुला इज गेटिंग प्रोमिनेंट एंड देयर इज अ लॉइन क्रीज, ठीक है। देन वन मोर थिंग इज आपका जो होता है ये रिब जो ये होता है ये एंगल एक बनता है आर्म आपका आर्म वेस्ट एंगल एक हम बना के देखते हैं तो ये एंगल और ये एंगल दोनों साइड से जैसे आप देखते हैं नॉर्मली चूंकि लाइक है, बट इन ट्रंक आर्म एंगल जो आपका ये होता है तो इसमें देखोगे ये बढ़ा हुआ है, ठीक है। व्हाई दिस इज इंक्रीजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिफॉर्मिटी, दिस कर्व इज इंक्रीजिंग, दिस एंगल इज गेटिंग इंक्रीज, ठीक है। तो सबसे पहली बात हो गई रिब प्रोमिनेंस की बात, लॉइन प्रोमिनेंस की बात हो गई, फिर इसके बाद आपका ये लॉइन क्रीज की बात हो गई, फिर वेस्ट का लेवल हम देखते हैं कि वेस्ट में कोई सिमेट्री है या नहीं है। वेस्ट में सिमेट्री तो नहीं है, तो वेस्ट की सिमेट्री का मतलब ये जो आपका लॉइन क्रीज है जब भी ये होगी तो आपके लिए। फिर दूसरा एक वर्ड होता है कॉस्टोपेल्विक इम्पिंजमेंट, ये क्या होता है जो तुमने यूज किया था सुबह, तुम्हें इसमें मिल रहा था, देखा मुझे कॉस्टोपेल्विक इम्पिंजमेंट का मतलब ये है जो आपकी जो रिब्स हैं दे आर गेटिंग इतना ज्यादा कर्व हो रहा है कि आपकी रिब जाके पेल्विस पे आईएस पे मतलब पेल्विस पे जाके सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो इसमें इतना नहीं है, ठीक है, जैसे देयर इज सम एनफ स्पेस इज देयर, ठीक है, इसमें कॉस्टोपेल्विक इम्पिंजमेंट नहीं है, ठीक है। इन द मॉर्निंग यू वर सेइंग दैट कॉस्टोपेल्विक इम्पिंजमेंट इज देयर बट देयर इज नो कॉस्टोपेल्विक इम्पिंजमेंट, ओके। तो कॉस्टोपेल्विक इम्पिंजमेंट की बात करेंगे, ठीक। फिर देन आफ्टरवर्ड्स ऊपर से नीचे जैसे हम जा रहे हैं दो चीजें इन्होंने बात करी थी, आपका कंपनसेशन की बात, कंपनसेटेड कर्व एंड अनकंपनसेटेड कर्व। कंपनसेटेड का मतलब क्या होता है, आपका जो हेड है वो सेक्ट्रम के साथ एक लेवल पे है, तो दे आर टू टाइप्स ऑफ, एक हेड कंपनसेशन एंड ट्रंक कंपनसेशन, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पर होता है, इसका इंपॉर्टेंस इसलिए होता है कि कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी कितनी बड़ी है, ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा डिकम्पनसेटेड होगा उतनी ज़्यादा कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी होगी। बिकॉज जो आप मैनेजमेंट करते हो ना वो सर्जिकल मैनेजमेंट जो भी आपका होता है वो बेसिकली इट्स अ कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी एंड यू वांट टू करेक्ट इन केसेस ऑफ एआईएस, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, एआईएस में इट्स अ प्योर कॉस्मेटिक सर्जरी, ठीक है। तो जो हमारी प्लानिंग रहती है अगर आपका हेड डिकम्पनसेटेड है तो इन दैट केसेस कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी इज गोइंग टू बी मोर। तो जो डिकम्पनसेशन कैसे करते हैं, इनियन पे आप एक एंगल रखते हैं या C7 पे अपना वो जो प्लम लाइन थी ना तो आपने यहाँ रखा है, यहाँ रखा, उसको भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो वो अगर सैक्रम पे क्रॉस कर रही है विद इन 2 सेंटीमीटर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सैक्रम पे है तो देन यू कैन से इट्स अ कंपनसेटेड पार्ट, ठीक है। और अगर 2 सेंटीमीटर के बियॉन्ड है देन यू कैन से इट्स अ डिकम्पनसेटेड पार्ट, ठीक है। ट्रंक वाले की बात करते हैं, ट्रंक डिकम्पनसेशन जहाँ मैक्सिमम डिफॉर्मिटी है उसी से एक आप यहाँ पर प्लम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल लाइन में नहीं जा रहा, नॉर्मली क्या होता है कि ये अगर इधर की तरफ होता तो ये भी सेंट्रल लाइन में जा रहा होता ना। तो इन सेशन में ट्रंक इज डिकम्पनसेटेड, हेड इज कंपनसेटेड बट ट्रंक इज डिकम्पनसेटेड, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो रिब प्रोमिनेंस की बात हो गई, कॉस्टोपेल्विक इम्पिंजमेंट की बात हो गई, कंपनसेशन की बात हो गई, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स आपकी पेल्विस की बात आती है, कोई पेल्विक ऑब्लिक्विटी है या नहीं है, तो ASIS दोनों सेम लेवल पे हैं, उसमें कोई पेल्विक ऑब्लिक्विटी नहीं है। फिर आपकी ग्लूटियल मसल्स के फोल्ड की बात कर लेते हैं, उसमें कोई आपकी एट्रोफी तो नहीं है, ठीक है। थाई मसल्स में कोई एट्रोफी तो नहीं है, पॉप्लेटल फोसा सेम लेवल पे है या नहीं है, ठीक है। तो अगर हम साइड से मतलब पीछे से बात करें तो इतने सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हेड की बात, फिर नेक की बात, फिर ट्रेपेजियस फुलनेस, शोल्डर का लेवल, स्कैपुला का लेवल, रिब प्रोमिनेंस, आपका जो कर्व है उसकी बात करते हैं, रिब प्रोमिनेंस की बात करते हैं, फिर लॉइन प्रोमिनेंस, वेस्ट जो आपका ये वेस्ट का जो क्रीज है उसकी बात करते हैं, लॉइन क्रीज की बात करते हैं या लॉइन हम्प की बात करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लंबा कर्व होगा देन यू आर गोइंग टू गेट अ लंबर हम्प एज वेल, ठीक है। तो इतने हो गया, फिर ASIS के बाद और फिर उसका ग्लूटियल फोल्ड्स आपकी थाई मसल्स के एट्रोफी एंड ऑल दैट, ठीक है। तो पोस्टीरियर वाला एग्जामिनेशन क्लियर हो गया, इतने पॉइंट्स आपको बोलने हैं। तो कोई कंफ्यूजन है इसमें, आराम से बोल लोगे ना। ट्रंक कंपनसेशन वाला क्या चीज, ट्रंक डिकम्पनसेशन का मतलब है कि आपका जो ट्रंक है ना दैट इज गोइंग टूवर्ड्स अवे फ्रॉम योर बॉडी, मतलब बॉडी का नॉर्मली क्या होता है अगर आप अपना देखो तो हेड और देयर नेक सेंटर में ना एकदम, तो ये हेड इधर की तरफ घूम गया बिकॉज ऑफ द कर्व, ठीक है। तो नॉर्मली तो इधर होना चाहिए था, तो जहाँ पर जो मैक्सिमम आपका डिस्प्लेसमेंट है उसी के मिड पॉइंट से यहाँ पर इन्हें प्लम लाइन ड्रॉ करते हैं। दैट नॉर्मली अगर आपकी नॉर्मल बॉडी की देखो तो ये सेंट्रल टूवर्ड द सैक्रम आपकी तरफ जाएगा, अब अगर इसमें तो ड्रॉ करके देखो इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द सैक्रम, तो दैट्स व्हाई इट्स अ ट्रंक इज डिकम्पनसेटेड, ओके। तो ये बात तुम्हारी होगी फ्रंट से।
अब बेटा साइड हो जाओ, अब हम लैटरल की बात करते हैं, ठीक है। लैटरल साइड से जब आप देख रहे हो, सब साइड से जब देख रहे हो, तो एक बात तो ये कि सबसे पहले आपको देखना होता है ईयर्स को, ठीक है। वाई दिस ईयर्स आर इम्पोर्टेंट, समटाइम्स सिंड्रोमिक और कंजेनाइटल स्क्लेरोसिस हैव सम ईयरिंग लॉस एंड ऑल दोस एसोसिएशन, ठीक है। तो अगर कंजेनाइटल में कभी कभी ईयर्स पे भी तुम्हें प्रॉब्लम दिख जाती है, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड शोल्डर पे बात करते हैं, किसी टाइप की अगर एक साइड से तुम्हें दिख रहा है ग्रॉसली, मतलब अगर शोल्डर डिसबैलेंस होगा तो तुम्हें वो भी दिख जाएगा, ठीक है। अदरवाइज स्कैपुला की बात करते हैं, थोरैसिक काइफोसिस पे हम कमेंट करते हैं और लंबर लॉर्डोसिस पे कमेंट करते हैं, जो मेन हमें कमेंट करना होता है कि थोरैसिक काइफोसिस कितनी है। बिकॉज एएस आईज की जो डिफॉर्मिटी होती है उसमें क्या होता है, डिफॉर्मिटी क्या होती है काइफोसिस में, काइफोसिस बढ़ जाती है, कम हो जाती है, हाइपोकाइफोसिस, ठीक है। काइफोसिस आपकी कम हो जाती है, एएसआईएस के जो पेशेंट होते हैं काइफोसिस उसमें कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द लॉर्डोस्कोलियोसिस डिफॉर्मिटी, ठीक है। मतलब जो आपकी जो काइफोसिस होती है नॉर्मल से वो कम हो जाती है, ठीक है। तो लॉर्डोसिस हो जाती है, ऊपर फ्लैटनिंग हो जाती है, ठीक है। तो काइफोसिस कम हो जाती है, तो आपको ये देखना होता है कि लंबर पे काइफोसिस, लंबर पे लॉर्डोसिस का क्या हाल है, काइफोसिस का क्या हाल है, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स आप हिप पे जाते हो, तो हिप पे क्या देखते हो, कोई फ्लैक्शन तो नहीं है, और नी पे कोई फ्लैक्शन तो नहीं है, ठीक है। वो कहाँ से देखोगे, लैटरल, जब आप लैटरल से ऑब्जर्व करोगे तभी दिखेगा ना, सामने से पीछे से नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई, क्लियर है। अब हम आगे से आ जाते हैं, बेटा आगे खड़े हो जाओ करके। अब एग्जामिनेशन फ्रॉम द फ्रंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू विल हैव टू रूल आउट सर्टेन अदर थिंग्स। तो वो भी क्या होता है, हेड से टो की तरफ एग्जामिन करते हैं। तो सबसे पहले फ्रंटल बॉसिंग तो नहीं है, फ्रंटल बॉसिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर कोई सिंड्रोमिक चाइल्ड आपका होगा या कुछ इस तरह का होगा, देन यू आर गोइंग टू गेट अ फ्रंटल बॉसिंग और समथिंग लाइक सम इन्वॉल्वमेंट। फिर आपकी ईयर्स की आईज की बात करते हैं, सम ईयरिंग आईज की प्रॉब्लम है, मतलब जैसे आपका मान लो बाफर सिंड्रोम है तो आपको एक्टोपिया लेंटिस मिल सकता है, तो इस तरह की चीज़ भी आ सकती है। तो यू हैव टू रूल आउट विद योर एग्जामिनेशन, ठीक है। ईयरिंग मतलब आपके जो टूथ्स हैं, हाई आर्च पैलेट तो नहीं है, ठीक है। तो जब आप ऑब्जर्व करोगे तभी तो दिखेगा, नहीं देखोगे तो नहीं दिखेगा, ठीक। चेन की कंडीशन क्या है, ठीक। ये तो नॉर्मल सा एग्जामिनेशन की बात हो गई। फिर उसके बाद हम हेड पे आते हैं और फिर शोल्डर का लेवल, जो एपी व्यू में मतलब आपके जो स्टैंडिंग में जो शोल्डर का लेवल सबसे अच्छा आपको इसी पे कमेंट कर सकते हो वेदर योर शोल्डर्स आर एट द सेम लेवल और नॉट, ठीक है। एक बात ये होगी। फिर उसके बाद आते हैं चेस्ट की सिमेट्री पे। तो जिस साइड रिप हम मिल रहा था उसके अपोजिट साइड चेस्ट पर फ्लैपिंग मिलेगी, ठीक है। उसका तेज थी, ठीक है। तो जो रिब हम जहाँ पर मिलेगा, ये ऑब्वियसली बात है, अगर जहाँ पर कॉन्वेक्सिटी, जहाँ पर आपका जो कॉन्वेक्सिटी जैसे इस साइड में आपका ये होगा, ठीक है। तो इधर की साइड एक फ्लैटिंग होगी बिकॉज उस साइड की रिब जो है पीछे की तरफ चली जाती है, ठीक है। जैसे सॉरी इस साइड ये रिब हम है हमारा, तो इधर की साइड ये फ्लैटिंग होगी। बट दिस इज अ मस्कुलर पेशेंट, तो इसमें इतना नहीं है। बट अदरवाइज जिसमें बहुत ज़्यादा रिब हम्प होता है ना, उसमें यू आर गोइंग टू गेट सी, जिस साइड रिब हम्प है उस साइड आपका जो चेस्ट होगा वो एसिमेट्रिक होगा, दबा हुआ होगा अंदर, और दूसरी साइड चेस्ट में आपका जो दूसरी साइड एलिवेटेड होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। फिर देन आफ्टरवर्ड्स आप और आगे से नीचे की तरफ जैसे जाते हैं, मतलब आपने एब्डोमिन में कोई आपको क्रीज तो नहीं मिल रही है, आपको ये ट्रायंगल जो होता है इसमें ये देखना होता है, कॉस्टोपेल्विक इम्पेजमेंट देखना होता है, जो बड़े कर्व होते हैं, जो बड़े कर्व होते हैं उसमें कॉस्टोपेल्विक इम्पेजमेंट आप देखोगे। देन आफ्टरवर्ड्स फिर वही एएसआईएस की बात और नीज की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, इंस्पेक्शन फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द बैक, फ्रॉम द साइड, ठीक है। अब उसके बाद आप करते हो सुपाइन और प्रोन पोजीशन एग्जामिनेशन। सुपाइन में क्या चीज़ें देखना चाहते हो, सुपाइन में विल स्टार्ट टू सी, अगर स्पेशली द केसेस ऑफ फीमेल वुड लाइक टू सी द, मतलब जो फीमेल के पोजीशन में कि उसके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कितना है, बिकॉज यू वांट टू सी द मैच्योरिटी ऑफ दैट पेशेंट, ठीक है। लिम्ब लेंथ इनइक्वालिटी जो एलएलडी होता है वो आप सुपाइन पोजीशन पहले आपने फ्रंट में देख लिया स्टैंडिंग पोजीशन में, उसके बाद आप लेटा के देखते हो सुपाइन पोजीशन में, ठीक है। फिर उसके बाद जो एक मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका था सेक्सुअल जेनिटल, जो आपका जो होता है कि प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट कैसा है, एक्सिलरी हेयर्स डेवलप हुए हैं नहीं हुए हैं, जेनिटलिया में डेवलप है, आपके जेनिटल हेयर्स पे कितना डेवलपमेंट है, तो ये चीज़ आप सुपाइन पोजीशन में ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। फिर प्रोन पोजीशन में क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हो, प्रोन पोजीशन में आप देखते हो कि जो आपके जो स्पाइन को जब आप अनलोड कर देते हो, जब आप लेटा देते हो ना, तो स्पाइन के अनलोडिंग में कर्व कितना करेक्ट हो रहा है, एक तो आपको ये आइडिया पता चल जाता है। मॉर्निंग में हम आपको जो बता रहे थे कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कर्व, हाउ टू असेस द फ्लेक्सिबिलिटी, तो इधर जो सस्पेंशन टेस्ट की जो हम बात कर रहे थे वो इतने बड़े किट में नहीं करते हैं यूजली, क्योंकि सराफ सर ने पॉइंट किया था ना, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच द एग्जामिनर, जो आपके एग्जामिनर है, जो एग्जामिनी है, उसकी लेंथ कितनी है। मतलब अगर मान लो वो शॉर्ट हाइट का पेशेंट लंबा है तो कैसे उठा लेगा, इज इट पॉसिबल, ठीक है। अब युवराज है तो लंबे, अब युवराज जैसे पेशेंट हो तो उनको तो हम ना उठा सकते हैं, ठीक है।
तो सेम वे मतलब इट डजंट होल्ड ट्रूथ फॉर दिस काइंड ऑफ चिल्ड्रन, तो इट्स वैलिड ओनली फॉर द किड्स नॉट फॉर द एडल्ट, ठीक है, इनके लिए नहीं होता। देन आफ्टरवर्ड्स फिर उसके बाद और जो आपका जो सस्पेंशन है पुश प्रो टेस्ट, ये क्या होता है एनीवन, जहां पर आपकी जो डिफॉर्मिटी थी उस तरफ से आप पुश करते हैं, आप ASIS पे एक हाथ लगाते हैं, दूसरी साइड डिफॉर्मिटी थी उसको पुश करके देखते हैं हाउ मच दिस इज गेटिंग करेक्टेड, ठीक है, तो उससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी का आइडिया लग जाता है कि दिस कर्व इज फ्लेक्सिबल और नॉट। फ्लेक्सिबिलिटी का फंडा क्या है मतलब, और दूसरी चीज़ एक होता है, 3 टेस्ट मैंने बताए थे आपको जो देखना होता है, एक तो सस्पेंशन टेस्ट होता है, ठीक है, तो आपने जो उठा के देख लिया तो वो बच्चों में ही करते हैं जब दे आर यंग, ठीक है, अगर आप हैं तो कर लो, नहीं अदरवाइज इट्स वैलिड ओनली फॉर द किड्स, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स जो दूसरा आपका था कि साइड बेंडिंग टेस्ट, जैसे पेशेंट को हम साइड खड़ा करते हैं, बेटा उल्टा खड़े हो जाओ, ठीक है, अब इसको हम कहते हैं कि राइट बेंड करो और लेफ्ट बेंड करो, ठीक है, लाइक दिस एंड लाइक दिस, एंड हाउ मच कर्व इज गेटिंग करेक्टेड, तो वो आपको उससे भी फ्लेक्सिबिलिटी का आइडिया पता चल जाता है। बेटा इधर की तरफ से टर्न करिएगा, देन यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व हाउ, देखो जैसे ये जो कर्व है ट्रैकुलम मेन कर्व है, जब ये इधर जाएंगे तो ये चीज़ तुम्हारी इधर आएगी ना, तो हाउ मच दिस कर्व इज गेटिंग करेक्टेड, हाउ मच दिस कर्व इज गेटिंग मिड लाइन, ठीक है, तो एक चीज़ ये तुम्हें देखनी है, बेटा खड़े हो जाओ एंड देन आफ्टरवर्ड्स इधर की साइड कराते हैं। अब इधर का क्या कराते हैं, बिकॉज हमारा जो कर्व होता है हम सारे स्कोली कर्व को 3 पार्ट में देखते हैं, एक प्रॉक्सिमल थोरैसिक कर्व, एक मिडिल थोरैसिक या मेन थोरैसिक, एक ट्रैकुलर कर्व। तो जो ऊपर वाला प्रॉक्सिमल थोरैसिक कर्व है वो यूजुअली अपोजिट जो कंपनसेटरी पर ठीक है खड़े हो, वो प्रॉक्सिमल थोरैसिक कर्व जो होता है कंपनसेटरी होता है, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है जो मिडिल थोरैसिक होता है। अभी जब एक्सरे देखेंगे देन आई विल टेल यू दैट, ठीक है। तो हमारी बात हो गई कि हमने प्रोन पोजीशन में लेटा के देख लिया और सुबाइन पोजीशन में लेटा के देख लिया और फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करा के देख लिया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है? अभी कोई कंफ्यूजन बता दो, इंस्पेक्शन वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया। पिलो लगा के वो दैट इज अ बोल्स्टर टेस्ट, जो वो टेस्ट नहीं होता है, दैट इज अ बोल्स्टर एक्सरे कराते हैं, वो उसमें कराते हैं जो ट्रैक्शन एक्सरेज होते हैं, बिकॉज देखो ये चीज़ एग्जामिन में तो सही, अब जैसे तुम मुझसे पूछोगे हम इसको उठा तो नहीं सकते, तो व्हाट इज द अदर वे टू डू दैट थिंग, हाउ टू असेस द फ्लेक्सिबिलिटी, द आंसर इज दैट आप उसका ट्रैक्शन एक्सरे करा के देख लो ना, ठीक है। तो अभी हम बता देंगे एक्सरे में भी कैसे, जो जो एक्सरे जैसे सुबह पूछा जाता है कौन कौन से एक्सरेज कराते हैं, तो ये भी बात करेंगे थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में, ठीक है। तो इंस्पेक्शन वाला पार्ट ओवर है, किसी को पूछना है इंस्पेक्शन में पूछो, ठीक है। अब पैल्पेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपको देखना होता है कि पेनफुल कुछ है या नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कर्व, लाइक अगर स्मूथ एंगुलर, मतलब 2 तरह के कर्व होते हैं, कि स्मूथ कर्व होता है, एक होता है एंगुलर कर्व। ये क्या होता है, आप पेशेंट को फॉरवर्ड बेंडिंग कराते हैं, बेटा घूम जाइए, ठीक है, जरा आगे झुक जाइए, आगे झुक के पैर को छोड़, बस ठीक है। अब जो ये जो कर्व आपको दिख रहा है ना, दिस इज गोइंग टू बी लाइक ए स्मूथ कर्व, ठीक है। अगर यही ऐसे एकदम शार्प कर्व हो, ऐसे करके कुंडली की तरह ऐसे बना हुआ हो, ठीक है, तो जो शार्प कर्व होते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है, एंगुलर कर्व जो होते हैं दे आर पेनफुल, ठीक है। तो दिस इज नॉट एट ऑल पेनफुल, ये आपका, तो हमें टेंडरनेस देखनी होती है, कोई टेंडरनेस तो नहीं है, कोई मसल का स्पाज़म तो नहीं है, ठीक है। तो मेन चीज़ आपको जो टेंडरनेस चेक करके देखनी होती है, आपकी लेवल आपको कंफर्म करना होता है जो कहाँ पर कौन सा लेवल है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मूवमेंट्स आते हैं, मूवमेंट्स में आप एडम टेस्ट ही करा के देखते हैं, स्कोलीमीटर आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो इट्स गोइंग टू बी ए बैड रिमार्क, मतलब एक चीज़ आपका जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना चाहिए स्कोलीमीटर, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो एक होता है 2 बुक टेस्ट होता है, उसमें क्या करा के, जैसे स्कोलीमीटर का मतलब क्या होता है, स्कोलीमीटर का मतलब होता है कि पेशेंट को आप आगे फॉरवर्ड बेंड कर आते हैं और उस पर भी एक स्कोलीमीटर लगा के देखते हैं, अगर उसमें 11 डिग्री से ज़्यादा होता है तो कहते हैं कि इसको 7 डिग्री से ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं कि इसको जो है स्कोलियोसिस है, ठीक है। तो एक स्कोलीमीटर इंस्ट्रूमेंट, बट राइट नाउ वी हैव एनफ गुड नंबर ऑफ एप्स एज वेल, ठीक है। कुछ ऐप्स हैं जिनसे हम सारी चीज़ें डिसाइड करके देख लेते हैं, गायरोमीटर ऐप्स होते हैं तो जिससे हम उसको एंगल को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। दे आर वाइड नंबर ऑफ ऐप्स अवेलेबल, अगर आपके पास कोलीमीटर भी नहीं तो आप अपने ऐप से बता सकते हैं, बट दिस थिंग वी डजंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस, ठीक है। हम अगर FMB का वाइवा लेंगे तो हम ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे कि कोलीमीटर भी हो, सारी चीज़ के साथ, ठीक है। तो ये बात आपकी मूवमेंट की जो बात होती है, मूवमेंट में बेसिकली हम मेनली जैसा आप लोगों को जो सुबह जैसे बता रहे थे फ्लेक्शन एक्सटेंशन ये हो, तो मूवमेंट में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट आपको बोलना होता है एडम्स टेस्ट जो आपका होता है, ठीक है। जो इसमें शोवर टेस्ट, और वो शोवर टेस्ट इसके लिए नहीं होता है, ठीक है, हाँ वो इसके लिए नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट ही होता है, ठीक है। वही आपको घुमा के देखना होता है, वो देखना होता है कितना करेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसी के हिसाब से डिसाइड कर दो कि स्ट्रक्चरल है नॉन स्ट्रक्चरल है, ठीक है, वेदर द डिफॉर्मिटी कहाँ है। दूसरी चीज़ के बिठा के देखते हैं और लिटा के देखते हैं, वो क्या होता है भाई, उससे क्या चीज़ें समझ में आती हैं। अगर पेशेंट को स्कोलियोसिस है हम बिठा दें,
ठीक है, स्कोलियोसिस नहीं जा रही, एक कंडीशन स्कोलियोसिस चली जा रही है, कोई नहीं जा रही है। अथर पैथोलॉजी लाइक हिप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपकी, जो प्रॉब्लम अगर हिप अगर बैठा देने के बाद गायब हो गई दैट मीन द प्रॉब्लम लाइज बिलो द सपोर्ट, हिप की प्रॉब्लम है, ऊपर से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसलिए जो सुबह कहा जा रहा था कि भाई आपको बैठा के देखना है, बैठा के देखना है, तो वो इसलिए देखना है कि आप ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्राई टू सी योर पेशेंट इन सिटिंग पोजीशन, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और होता है जब पेशेंट 2-3 बार आपके पास आ रहा है, हम कह रहे थे बैठा के एग्जामिनेशन करना, वो क्या होता है आप सिटिंग हाइट लेते हो, सिटिंग हाइट मेजरमेंट होता है कि पेशेंट की हाइट कितनी है, आप सीएल हाइट मेजर करते हो वेदर द ग्रोथ इज इंक्रीजिंग, मतलब जो ग्रोथ है लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ उसकी हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। उससे भी आप डिसाइड करते हो कि कितना कर्व हमारा ज़्यादा है, ठीक। तो ये बात हो गई मूवमेंट्स हो गए। मेजरमेंट में मतलब अब जो और जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जो सुबह कुछ बात ही नहीं हुई हमारी इसमें, न्यूरोलॉजी एग्जाम कैसे करना चाहिए, इज इट इम्पॉर्टेंट टू असेस न्यूरोलॉजिकल वाई। एक चीज़ और हम जो भूल गए इंस्पेक्शन में बताना आपको, फुट का एग्जामिनेशन, वाई रजनीश दिस फुट एग्जामिनेशन इज इम्पोर्टेंट, एक माइनस बता दिया था। और एनी अदर थिंग जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें देखना चाहिए फुट में, एनीवन? हाँ, समटाइम्स लाइक द पेशेंट इज हैविंग केवस, हैमर टो, ठीक है, हैमर टो है, केवस है, तो दे आर एसोसिएटेड विद द स्पाइनल डिस्ट्रॉफिज्म लाइक साइरिकोमाइलिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में तुम्हें देखना, मतलब अगर तुम्हें अगर मिल रहा है हैमर टो मिल रहा है या कैवस मिल रहा है, देन इट्स एन इंडिकेशन फॉर एमआरआई टू गेट अवेयर रिगार्डिंग स्पाइनल डिस्ट्रॉफिज्म। कोई इंट्रास्पाइनल एनोमली तो नहीं है, ठीक है। तो अब जब तुम इंट्रास्पाइनल एनोमली को देखोगे तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एक बात ये होगी, न्यूरोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक इन ऑल दीज गाइस, ठीक है, स्पेशली द बीवर साइन एंड द प्लांटर, ठीक है। अगर बीवर साइन मतलब एब्डोमिनल रिफ्लेक्स है, जो सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्स है, अगर वो एब्नॉर्मल हो रहा है तो दैट मीन्स इंट्रास्पाइनल एनोमली है। इंट्रास्पाइनल एनोमली में दो चीज़ों का नाम ध्यान रखो, एक अर्नॉल्ड-कियारी सिंड्रोम होता है जिसमें सिरिंग्स बन जाती है, ठीक है, सिरिंग्स बन जाने की वजह से भी स्कोलियोसिस हो जाती है। तो आपका पूरा ट्रीटमेंट प्लान चेंज हो जाता है अगर आपको सिरिंग्स आपके पेशेंट में, ठीक है। इन दैट केस इंट्रास्पाइनल एनोमली, जैसे आपने एक सिरिंग्स की बात हो गई, और जो दूसरी स्पाइनल एनोमलीज की बात करते हैं, एक चीज़ हम लोग और मिस करेंगे, जो स्किन का एग्जामिनेशन। स्किन के एग्जामिनेशन में जो आपके जो टेलटेल साइन होते हैं, जैसे डास्टोमेटामाइलिया की आपका कोई हेयर नेवाई तो नहीं है, कोई नेवस तो नहीं मिल रहा है, कोई पकड़ स्कार इस तरह का तो नहीं, कोई प्रीवियस सर्जिकल स्कार तो नहीं है जिसमें आपका डास्टोमेटामाइलिया या कुछ इस तरह की स्पाइनल डिस्ट्रॉफिज्म वाली बात हो जाए, ठीक है। तो स्किन एग्जामिनेशन कैफेलॉय स्पॉट तो नहीं है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस का, तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो तो सर ने दूसरी चीज़ बता रहे थे, मतलब आपका जो अकॉन्ड्रोप्लेजिया से आपको इसको जोड़ रहे थे, ठीक है, जो आम उसकी जो बात कर रहे थे वो अकॉन्ड्रोप्लेजिया की बात करना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये मूवमेंट की बात होगी, मेजरमेंट की बात होगी, देन और क्या क्या बच रहा है, और कोई पॉइंट बचता है इसमें? मतलब इतना ही पूछते हैं आपसे, जो एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन में आपके जितने भी फ्रंट से, साइड से, बैक से एग्जामिनेशन क्या क्या चीज़ें देख रही हैं, फुट का एग्जामिनेशन इज इम्पॉर्टेंट। न्यूरोलॉजी में आपको करना पूरा ही एग्जाम है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका जो एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस एंड एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस है, एंड अनदर वन इज दैट जो आपका ये प्लांटर एक्सटेंसर है, इस तरह का, ठीक है। तो अब कोई भी एग्जाम मुझे लगता है कर सकता है, कुछ दिक्कत है इसमें? कर लोगे नहीं कर लोगे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? सिर्फ इसी तरह से चलना, जस्ट बी मेथोडोलॉजिकल, ऊपर से नीचे तक जो दिख रहा है उसको बोलते जाना, अब किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन हो गया। अब राइट नाउ हाउ टू इवैल्यूएट, अब फर्दर कैसे इवैल्यूएट करोगे पेशेंट को अपना? एग्जामिनेशन हो गया ना, किसी कुछ पूछना है, मतलब एक ब्रीफ रिव्यू। देखो अगर डीप में हम आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं कि न्यूरोलॉजी में फिर चला जाते हैं, बट लेकिन जैसे आपके लेवल पे देखो, जिस तरह से एग्जाम में यहाँ पर एनाटॉमी पे ज़्यादा बातें हो रही थी, एग्जाम में एनाटॉमी में इतनी ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर लॉन्ग केस है तो उसको आपके पहले हिस्ट्री पे होगा, एग्जाम वाइवा होगा, देन आफ्टरवर्ड आपका सारा का सारा वाइवा, मतलब कटा हुआ होता है। जैसे हम एग्जाम में जब भी आपका एग्जाम लेते हैं तो हम एग्जाम में मार्क्स डिवाइड करते हैं। आपके हिस्ट्री के पॉइंट्स अलग होते हैं, एग्जामिनेशन के पॉइंट्स अलग होते हैं, आपकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो आप बनाते हैं उसके मार्क्स अलग होते हैं, फिर अपना वाइवा आप जो मतलब डायग्नोसिस आप जो बनाते हो, अपने रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराते हो उसके मार्क्स अलग देते हैं, और फिर ट्रीटमेंट पार्ट जो आप कराते हो उसके मार्क्स अलग देते हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज टू हियर जो ट्रीटमेंट पार्ट होता है उसके सबसे कम मार्क्स होते हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो आपके हिस्ट्री के होते हैं और एग्जामिनेशन के होते हैं। सो बी फोकस।
हाँ हाँ, मतलब ये मतलब डिस्क्लोज नहीं करते, जैसे कि हमारा हम लोग का क्राइटेरिया रहता है जब भी हम आपको एग्जाम में देखते हैं असेस करते हैं, तो इट्स लाइक नॉट लाइक कि आप अगर एग्जामिनेशन पॉइंट में आप फेल हो गए, मतलब आपने कुछ गड़बड़ बोल दिया, ठीक है, तो हम आपको फेल नहीं कर देते एक बार। मतलब देखो ये हम अपनी बता रहे हैं, हम सबकी नहीं जानते, या कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं वो इसी बात पे फेल कर देते हैं कि आपका एग्जाम स्पाइन का था, आपने हिप का एग्जाम ही नहीं किया, आपको उसी पे फेल कर देते हैं, ठीक है। बट जो जेन्युइनली है विल ट्राई टू गिव, मतलब ऑलवेज जो एग्जामिनर का मोटिव होता है वो आपको पास करना चाहता है, कभी नहीं ऐसा मतलब होता हमारा कि हम आपको फेल करें, मतलब विल नेवर ट्राई टू फेल यू, मतलब इट्स यू हु इज गोइंग टू गिव यू, मतलब अपने आप जितनी आप बच्चे हैं। अब जैसे हम लोग जो करते हैं, हम तो आपको हर चीज़ में, जैसे हमारे में 50 नंबर का वाइवा है, तो हर चीज़ को 5, 10, 5, 5, 10 ऐसे करके दे देते हैं, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल का अपना अलग अलग डे होता है, सब अपने हिसाब से अलग करते हैं, बट यूजली जो हमारा जो तरीका होता है यही होता है, आपको हम एक चीज़ में ऐसा नहीं होता कि आपने अपना हिस्ट्री बहुत अच्छी बताई तो हम आपको सबसे ज़्यादा नंबर दें, एवरीथिंग यू विल हैव टू डू, ठीक है। ओके, तो अब इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, नेक्स्ट पार्ट आपका ये आता है कि डायग्नोसिस आपकी क्या है। डायग्नोसिस आपने बता दी कि प्रॉब्ली मतलब 17 ओल्ड राइट साइडेड थ्रैकोलम्बर कब, ठीक है, प्रोबेबल कॉज एडोलसेंट इडियोपैथिक स्क्लेरोसिस, और दूसरी एक तो आपके 14 साल का लड़का है, तो दैट्स व्हाई हमें केवल न्यूरोलॉजिकल साइंस में मिला, इसलिए न्यूरोलॉजिकल नहीं है, मतलब आपको पूछा जाएगा डिफरेंट करो डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करो, ठीक है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस की स्टेज में या तो डिसीजेस हो सकता है उसकी वजह से, बट एज दिखेगा नहीं कितना बड़ा क्या वो भी नहीं देता है, ठीक है। बट यू कैन से, अगर आपसे एग्जामिनेशन पूछता है, एग्जामिनर पूछता है ना और क्या, देन आफ्टरवर्ड्स यू नीड टू से, ठीक है। अदरवाइज एक जैसे AIs, व्हाई यू आर सेइंग AIs, फिर आपसे पूछता है जस्ट डिफरेंट योर डायग्नोसिस, व्हाई आर यू सेइंग दिस इज अ केस ऑफ AIs, तो आपको 4-5 चीज़ें जो आपके बारे में मालूम है आप सिंपल बता दीजिए इसको, ठीक है। तो अब फिर इसके बाद बात आती है कि इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन में आप एक्सरे कराते हो, ठीक है। समटाइम्स यू रिक्वायर टू गो फॉर द MRI की इंडिकेशंस हैं, तो आई एम गोइंग टू टेल यू विद इन फ्यू मिनट्स। सबसे पहले एक्सरे की बात कर लेते हैं, एक्सरे लगा दूँ वैसा, ठीक है। तो एक्सरे में वही वाला लगा दें जो स्टैंडिंग एक्सरे, हाँ बस दिस गुड है, बेटर है, ठीक है। तो एक्सरे में कौन कौन से एक्सरे हम प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडिंग में एक्सरे ऑलवेज इट इज डिजायरेबल टू गेट अ स्टैंडिंग एक्सरे बिकॉज वी वांट टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, सो स्टैंडिंग एक्सरेज आर डिजायरेबल, ठीक है। स्टैंडिंग एक्सरे में आपका AP व्यू और लैटरल व्यू, जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली कहा जाता है AP एंड लैटरल व्यू, बट इफ योर पेशेंट इज स्किप कर रहा है, ठीक है, इफ योर पेशेंट इज स्किप लाइक उसको 14 साल की लड़की है, 12 साल की लड़की है, तो जो रेडिएशन है वो PA व्यू में कम होता है, ठीक है, AP व्यू में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम फिर इसको लिखते हैं PA व्यू एंड द लैटरल स्टैंडिंग होल स्पाइन एक्सरे। 36 कैसेट्स का जो एक रोल होता है ना, वो दोनों को कुछ करके बनाते हैं, 3 फुट अपार्ट एक स्टैंडिंग एक्सरे आप कराते हैं इसका, ठीक है, PA व्यू एंड द लैटरल, ठीक है। ये एक्सरे आपका हो जाता है, देन आफ्टरवर्ड ये एक्सरे मेन एक्सरे होता है। इस एक्सरे कोई मतलब अगर आपसे एक बार से पूछा जाए आप क्या कराओगे, तो ये कराएंगे, ठीक है। जो और सारे एक्सरे थे दे हेल्प यू इन प्लानिंग, ठीक है, नॉट फॉर योर डायग्नोसिस। अगर आप ऑपरेटिव इंटरवेंशन के लिए प्लान कर रहे हो पेशेंट को, तो आपको साइड बेंडिंग फिल्म भी करानी है, फ्रैक्शन एक्सरे भी कराना है, पोस्टर एक्सरे भी कराना है, मतलब वो आपको डिपेंड करता है जो एग्जामिनर टू एग्जामिनर, सर्जन टू सर्जन। बट अगर आपसे एक एक्सरे पूछा जाए तो आप PA व्यू एंड लैटरल व्यू बहुत ज़्यादा और क्या कराओगे, तो सुपाइन बेंडिंग में, बट सुपाइन बेंडिंग में हम हर टाइम नहीं कराते हैं, मतलब इट्स अ डिक्टम कि हम कभी, बिकॉज इट्स अ हैवी रेडिएशन, जब भी आप उसको दे रहे हो ना रेडिएशन का इतना ज़्यादा हैवी लोड हो रहा है, तो वी डोंट वांट दैट रेडिएशन ऑन योर पेशेंट, ठीक है। तो ये बात ये हो गई नहीं होगी। तो PA व्यू एंड द लैटरल व्यू, जो अदर एक्सरेज हैं सुपाइन आपके सुपाइन में बेंडिंग की, तो इनका क्या पर्पज होता है, जैसे ये जो एक्सरे तुम्हें दिख रहा है एक सुपाइन स्टैंडिंग फिल्म है, although this X-ray is not our appropriate X-ray, but in our department the facility for giving this film is not available. So what we used to get a soft copy of our X-rays from top to bottom, ठीक है। तो जो X-ray जो नॉर्मल एक्सटेंट होना चाहिए वो आपका C1 से, जो आपका C1 से जो होता है ना वहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। इससे पहले जो आपका जो जंक्शन आपका होता है CV जंक्शन एरिया से स्टार्ट होता है प्रॉक्सिमल फीमर तक का आना चाहिए, ठीक है, स्टैंडिंग में नॉर्मल, ठीक है। साइड बेंडिंग में चल जाएगा छोटा एक्सरे, उसमें हमें पूरा इतना लंबा नहीं चाहिए था, बट जो स्टैंडिंग व्यू इसमें चाहिए होता है। पॉइंटर दे देना अगर काम में, अब जो मैंने तुम्हें बताया था कि हर एक्सरे में
दे आर 3 कर्व्स जो हम एज ए स्पाइन सर्जन जो हम देखते हैं ना, हर कर्व को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. दिस इज अ प्रॉक्सिमल थोरैसिक, दिस इज अ मिडिल थोरैसिक एंड दिस इज थोरैकोलम्बर कर्व. आप कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि विच कर्व इज देयर. और एक चीज़ आप लोग से और पूछी जाती है कि एंड वर्टिब्रा क्या होती है, न्यूट्रल वर्टिब्रा क्या होती है, अपिकल वर्टिब्रा क्या होती है. जब भी एक्सरे लगेगा ना तो 3-4 चीज़ें पूछी जाती हैं. एक होता है स्ट्रैटेजिक वर्टिब्रा, एक होता है अपिकल वर्टिब्रा, एक होता है एंड वर्टिब्रा, एक होता है न्यूट्रल वर्टिब्रा. ठीक है. तो एंड वर्टिब्रा जो होती है, जो सबसे जहाँ से आपकी जो मोस्ट टिल्टेड वर्टिब्रा जो होती है, ठीक है, जो मोस्ट टिल्टेड वर्टिब्रा आप कैसे पहचानोगे, जब जैसे ये जो आपका एंगल होता है ना, जैसे हर 2 इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जो एक एक्सपीरियंस दिख रहा है, जहाँ से ये ओपन होने लगे तो वो आपकी मोस्ट टिल्टेड वर्टिब्रा हो जाती है. मतलब जहाँ से ये एंगल खुलना चालू हो जाए. ठीक है. तो आपके जैसे मैंने बताया इसमें 3 कर्व है, एक प्रॉक्सिमल थोरैसिक, एक मिडिल थोरैसिक, एक थोरैकोलम्बर है. तो जो थोरैकोलम्बर कर्व है, यहाँ पर ये दोनों का लेवल अभी दिख नहीं रहा है हमें, बट आई एज्यूम कि ये नॉर्मल होगा. ठीक है. तो यहाँ पर ये खुलने लगा तो ये मेरी एक एंड वर्टिब्रा हो गई. ठीक है. अब ये देख रहे हो, ये खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, यहाँ भी खुला हुआ है, इधर की तरफ ज़्यादा है, इधर की तरफ ज़्यादा. मतलब यहाँ पर आके दिस वे यहाँ पर जब मारे तो दिस इज गेटिंग पैरेलल. मतलब ये जो एरिया है, मतलब जैसे यहाँ भी खुला हुआ था, अब यहाँ से पैरेलल हो गई, अब फिर यहाँ पर खुलना शुरू होगा. ठीक है. जैसे ये यहाँ पर खुल रहा था ये, ठीक है, तो यहाँ पर ये खुला, अब ये यहाँ पर बराबर है, अब ये अपोजिट साइड खुलना शुरू हो गया. ठीक है. तो दैट मीन्स यहाँ से मेरा कर्व जो है वो ट्रांजिशन हो रहा है, दूसरा कर्व आ गया. ठीक है. तो ये जो कर्व आपका एक नीचे जो लंबर कर्व का ये जो बाउंड्री एक्ट हो गई, तो ये यहाँ पर एक नीचे वाला जो इसकी एंड वर्टिब्रा का लोअर एंड प्लेट और जो ऊपर वाली है इसका सुपीरियर एंड प्लेट, इन दोनों के बीच में जो आप एंगल बनाओगे दैट इज गोइंग टू बी अ कॉर्प्स एंगल फॉर योर लंबर कर्व. ठीक है. बिकॉज दिस इज लंबर कर्व. अब जब यहाँ से जो देख रहे हो जो मेन थोरैसिक कर्व है, यहाँ से हमारी जो ये बराबर था बट यहाँ से ओपन शुरू हो गया, तो इसका लोअर वर्टिब्रा ले लोगे और यहाँ पर देखो ये ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है, ये ओपन है, और यहाँ पर ये बराबर हो गया. ठीक है. दिस गेटिंग मतलब यहाँ पर ये न्यूट्रल हो गया पूरा, यहाँ पर कोई भी मतलब कहीं बेंड नहीं है. तो जो इसका सुपीरियर एंड प्लेट जो आपका होगा वो मेरा मिडिल थोरैसिक कर्व का अपर एंड वर्टिब्रा हो जाएगी. ठीक है. तो ये बात हो गई. फिर इसके बाद ऊपर से जैसे और जाओगे तो देखो यहाँ पर ये खुलने लगा, फिर यहाँ खुल रहा है, यहाँ खुल रहा है, यहाँ खुल रहा है, यहाँ पर आके बराबर हो गया. ठीक है. तो ये प्रॉक्सिमल थोरैसिक कर्व की मेरी बाउंड्री हो गई यहाँ से यहाँ तक की. ये मिडिल थोरैसिक कर्व, ये थोरैकोलम्बर. जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज, बिकॉज आपसे मतलब बहुत कम है ये एफएमवी के बारे में पूछा जाता है. आपसे बस एक ही चीज़ पूछी जाती है, कॉर्प्स एंगल क्या होता है. देखो डिपेंड करता है हु इज योर एग्जामिनर. ठीक है. इफ योर एग्जामिनर इज अ स्पाइन सर्जन देन ही इज गोइंग टू ही लव्स टू हियर यू दिस थिंग, प्रॉक्सिमल थोरैसिक, मिडिल थोरैसिक, थोरैकोलम्बर, बिकॉज ऑल योर क्लासिफिकेशन जितने भी हैं ना वो इसी पे ही डिफाइंड है. ठीक है. आपका जो किंग्स क्लासिफिकेशन है, लैंगी क्लासिफिकेशन है, अगर आप इसको डिवाइड करके नहीं पढ़ोगे ना तो आप क्लासीफाई ही नहीं कर पाओगे कि टाइप 1 कर्व है, टाइप 2 कर्व है, कौन सा कर्व है. तो इतना बेसिक तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रॉक्सिमल थोरैसिक, मिडिल थोरैसिक और थोरैकोलम्बर क्या होता है. ठीक है. तो ये एक्सरे की बात होगी. दूसरा बेंडिंग फिल्म की बात हम करते हैं कि बेंडिंग फिल्म देख लेते हैं. ट्रैक्शन एक्सरे जस्ट टू असेस, मतलब आपको एग्जाम मतलब ये क्वेश्चन से क्या पर्पज होता है, यही कर्व की फ्लेक्सिबिलिटी देखना चाहते हैं कितना आपका कर्व करेक्ट हो रहा है. ठीक है. देन आपका दूसरा एक ट्रैक्शन एक्सरे हो गया. देन आपका दूसरा और एक्सरे आपका बोस्टर एक्सरे होता है. उसमें भी जब डिफॉर्मिटी कितनी है, उसको कितना करेक्ट हो रही है, उसको देखने के लिए आप करते हैं. ठीक. तो 4 लाइन्स ऑफ एक्सरे दैट वी यूज टू प्रिस्क्राइब. ठीक है. तो साइड बेंडिंग एंड ट्रैक्शन. ओके. देन आफ्टरवर्ड्स आपका एक्सरे हो गया. सीटी कभी कभी जब डिस्प्लास्टिक आपके जब सब्मिट कर रहे हो, लाइक जो आपके केसेस होते हैं कंजेनिटल स्कोलियोसिस वाले होते हैं. ठीक है. ये बाहर है और कहाँ पे पेडिकल्स आपके पूरे डिस्प्लास्टिक है. मतलब सीटी की हेल्प दो तरीके से होती है. एक तो होता है अभी एक तो इवैल्यूएशन के लिए आप करते हो कि पेशेंट में आपकी किस तरह की एनाटॉमी, मान लो कर्व बहुत ही डिस्ट्रॉफिक टाइप का कर्व है, एकदम घुमा हुआ है, तो यू वांट द एनाटॉमी ऑफ दैट कर्व, देन सीटी इज रिक्वायर्ड बिकॉज एक्सरे इज नॉट क्लियर. जैसे ये वाला कर्व है, टिपिकल कर्व है, एवरीथिंग यू आर एबल टू लुक क्लियरली. बट अगर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉफिक कर्व होगा ना तो तुम्हें एनाटॉमी नहीं समझ में आएगी. In that case, CT is helpful. Another thing is CT is helpful for planning. प्लानिंग करने के लिए मतलब आपको क्या करना होगा, उसके जो पेडिकल्स हैं कौन कौन से डिस्प्लास्टिक है, बिकॉज जो पेडिकल्स है डिस्प्लास्टिक तो आपका जो पेडिकल इसको हो ही नहीं जाएगा. तो अगर आपको नहीं मालूम है आप उसके अंदर डालने लगोगे और आपकी कॉर्ड को इंजर कर सकते हो. ठीक है. तो फॉर प्लानिंग पर्पज यू रिक्वायर CT. ठीक है. फिर आता है MRI की बात करते हैं. तो MRI की क्या इंडिकेशन है भाई बताओ. एक तो ये कि न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट अगर आपको मिल रहा है तो यू वांट टू सी द कॉर्ड.
ठीक है। पेशेंट में ऐसे क्या क्या चीज़ें, एक चीज़ तो हमने जैसे बता दी कि पेशेंट में आपने केवस देख लिया, उसके फुट में कोई एबनॉर्मलिटी है, आपका एक तो ये वाला था कि इसके एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस एबनॉर्मल है, तो आपने कहा कि एडवाइस कर देंगे। और कोई इंडिकेशन है पेशेंट को क्लिनिकली देखने के बाद? स्पाइनल डिस्ट्रैफिज्म के अगर कोई हमें साइंस मिल रहा है, कोई हेयर है टफ नेवाई कुछ मिल रहा है, तब हम करा लेंगे। और अगर लेफ्ट साइडेड जितने भी कर्व होते हैं मेजॉरिटी दे आर राइट साइडेड कर्व, ठीक है। इफ यू आर गेटिंग अ लेफ्ट साइडेड थोरैसिक कर्व और अ शार्प एंगुलर कर्व, ठीक है, देन दे आर द इंडिकेशन फॉर योर MRI। और इफ द कर्व इज रैपिडली प्रोग्रेसिव, ठीक है, इट्स रिलेटिव बट इफ योर कर्व इज रिलेटिव रैपिडली प्रोग्रेसिव, जो AI से कर्व होते हैं बहुत ज़्यादा रैपिड प्रोग्रेसिव नहीं होते हैं, they are very slowly progressive until unless मतलब आप ये लोग पीक हाइट वेलोसिटी के टाइम में तो अलग बात है, अदरवाइज दे आर नॉट दैट मच प्रोग्रेसिव, ठीक। तो क्लियर है। तो MRI के इंडिकेशन है ये पूछे जाते हैं कि लेफ्ट साइडेड थोरैसिक का वो हाई स्पीड में बढ़ रहा है आपका, ठीक है, और आपके जो केबल्स के अगर फुट में एब्नॉर्मलिटीज हैं, ये एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस एब्नॉर्मल हैं, इन दैट केस यू रिक्वायर MRI, ठीक है। तो ये बात इवैल्यूएशन की हो गई। फिर इसके बाद आता है कि आप क्या ट्रीटमेंट करोगे। तो आप लोग के लिए लेवल पे सिंपल 2 टर्म्स है वो याद रखना है। आपका जो कर्व है कॉप्स एंगल का इवैल्यूएशन है, अगर 25 डिग्री से कम है तो यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व दैट पेशेंट, ठीक है। 25 to 35 डिग्री या 40 डिग्री तक है देन द ब्रेसिंग इज इंडिकेटेड, ठीक। ब्रेसिंग के बाद अगर 40 डिग्री से ज़्यादा का कर्व है देन यू रिक्वायर ऑपरेटिव इंटरवेंशन। देखो ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है, मतलब there are lots of variable that govern because this is a cosmetic deformity. Someone says मुझे 50 डिग्री का कर्व but I don't want surgery, तो ऐसा नहीं आप पकड़े सर्जरी करते हैं, ठीक है। मतलब it's just a purely cosmetic। बस जो इंडिकेशन है जैसे मैच्योरिटी लेवल पे भी हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट मैच्योर है नहीं मैच्योर है, कार्टिलेज मैच्योरनेस के साइन है वो भी हम एक बात कर लेंगे, वो बता देंगे हाउ टू असेस द मैच्योरिटी, ठीक है। तो जो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो अगर आप इतना भी बता दोगे कि 40 डिग्री से ज़्यादा है तो हम ऑपरेट करेंगे, अगर 25 to 40 डिग्री तक का है तो हम इसको कंजर्वेटिव इसको बेसिक करेंगे। मतलब मोटा मोटा आपको इतना मालूम हो सकती है 35 डिग्री से कम है ऑब्जर्वेशन, 25 से 40 है तो बेसिक, फिर 40 से ऊपर है तो फ्यूजन, मतलब फिर ऑपरेटिव इंडिकेशन में व्हाट डू यू वांट, फ्यूजन ऑफ स्पाइन, स्टेबल स्पाइन, आपकी जो स्पाइन है वो स्टेबल हो और मतलब नॉर्मल लुकिंग हो, ठीक है। जितना ज़्यादा मतलब 100% रिडक्शन मतलब 100% करेक्शन का अचीवमेंट हमारा कभी एम नहीं रहता, ठीक है। बिकॉज दिस इज अ कॉस्मेटिक सर्जरी अगर आपका थोड़ा बहुत भी रहेगा तो मतलब थोड़ा बहुत भी अगर बीच भी है तो चलता है, 100% का एम हम कभी नहीं करते कि आपकी स्पाइन पूरी स्ट्रेट हो जाए, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेटिंग करोगे देयर आर हाई चांसेस ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, तो वी डोंट वांट दैट थिंग, ठीक है। तो पेशेंट इज प्रेशियस फॉर अस, मतलब जो डिफॉर्मिटी है वो इतना ज़्यादा नहीं, डिफॉर्मिटी करेक्ट करना, अगर कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है देन इट इज़ वर्चुअल, मतलब आप जब उसको करेक्ट करते हो तो उससे जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है वो करेक्ट हो जाता है, मतलब दे आर इंडिकेशन फॉर सर्जरी, ठीक है। कॉस्मेटिक सर्जरी में भी देखते हैं किस तरह का कर्व है, कितना फ्लेक्सिबल कर्व है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो फ्यूजन करते हो, स्टेबल स्पाइन चाहिए, स्ट्रेट स्पाइन चाहिए, नॉर्मल लुकिंग स्पाइन चाहिए, ये आपके क्राइटेरिया होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक। एक बात और थी कि ये सेक्सुअल मतलब जो क्राइटेरिया होते हैं कि हाउ टू असेस कि कितना पेशेंट हमारा मैच्योर है, ठीक है। तो देयर आर 3-4 क्राइटेरिया जो हम देखते हैं, एक टैनर्स रेटिंग होती है, ठीक है, एक आपका राइजर साइन होता है जो कॉमनली आप कर लेते हो, राइजर साइन है, टाइम ज़्यादा हो गया, ठीक है, चलो 5 मिनट बस, ठीक है। तो राइजर साइन में आप जो हाईलाइट की एपोफाइसिस होती है उसी को आप देखते हो, तो राइजर साइन अगर 0 है, अगर उसमें फाइसिस फ्यूज नहीं हुई देन देयर इज हाई चांसेस ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ द कर्व, ठीक है। तो एक राइजर साइन की बात होगी। देन आफ्टरवर्ड्स आपका आता है टैनर्स, तो टैनर्स ग्रेडिंग में मतलब जो सेक्सुअल जेनिटलिया ऑर्गन्स होते हैं उसको देखते हुए आप डिसाइड करते हो, अगर टैनर्स स्टेज में 1-2 तक है तो देयर हाई चांसेस ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ द कर्व सेक्सुअली इमैच्योर है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ट्राई रेडिएट कार्टिलेज, तो ट्राई रेडिएट कार्टिलेज अगर फ्यूज हो गई है तो देन यार मतलब कि जो आपका किड है वो मैच्योर है, ठीक है। अगर अनफ्यूज है तो देन देयर हाई चांसेस ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ द कर्व, ठीक है। तो और जो अगर आपसे पूछा जाए आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल है, जो सबसे एडवांस है वो हैंड रेडियोग्राफ में एक सैंडर्स ग्रेडिंग है, तो उसको देख के डिसाइड करें, ऑल्दो इट इज कॉम्प्लेक्स बट यू शुड नो ओनली द नेम्स, ठीक है। बस इससे ज़्यादा हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते बार, ठीक है। तो कुछ और पूछना चाहते हो एनीथिंग? आई थिंक क्या कह रहे हो भाई? जो ये जो लेफ्ट साइडेड थोरैसिक कर्व होते हैं दे आर एटिपिकल कर्व, दे आर एसोसिएटेड विद हाई प्रोग्रेशन ऑफ द कर्व, ठीक है, एंड दे आर आल्सो एसोसिएटेड विद द साइलेंगोमाइलिया एंड ऑल दैट,
ठीक है। तो इसलिए जब भी मतलब वो आपकी जो स्पाइनल डिस्ट्रक्शन जो होता है उससे एसोसिएशन के चांसेस होते हैं, दैट्स व्हाई वी यूज टू एडवाइस। जी देखो ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वैरी करता है, ठीक है। मतलब देयर इज नो हार्म इन एमआरआई। एमआरआई इज अ नॉन इन्वेजिव मोडालिटी एंड इज अ कॉस्ट इफेक्टिव। जैसे तुम्हारे पास एक पेशेंट है, तुमने खुद ही देखा एमआरआई कराने का कितना बड़ा फायदा, बिकॉज आई हैव चेंज एवरीथिंग। जो ट्रीटमेंट प्लान था, जिस दिन ऑपरेट होना था उसी दिन हमने इसको कैंसिल कर दिया, जस्ट बिकॉज दिस पेशेंट इज हैविंग एबनॉर्मल कैरी माल्फॉर्मेशन। तो देयर इज नो हार्म कि $3500 का एक एमआरआई होता है, आप ना कराएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इट वेरीज विद इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। लाइक अगर आप बंगा इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो हर पेशेंट को एक्सेस की हमारे सब कराते हैं, ठीक है। आप बाहर जाते हैं तो वो सब चीज़ों में कॉन्शियस होते हैं कि नहीं कराएंगे, रेडिएशन होगा, ये होगा, वो होगा। तो दे आर सर्टेन, मतलब आपसे पूछा जाए क्या क्या करना है तो आप ये इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ डिस्कशन। एपेक्स वर्टिब्रा का जो होता है, मोस्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिब्रा जो होती है, एपेक्स वर्टिब्रा वो वर्टिब्रा भी होती है, हो सकती है, या आपकी डिस्क भी हो सकती है, ठीक है। तो उसका तरीका क्या होता है, एक आप प्लम लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, जैसे ये है ना। तो जो इसके आउटर बॉर्डर को टच करती भी जा रही है, जैसे अगर आप देखो ना तो ये टच करती जाएगी आउटर मोस्ट, तो दिस इज द एपेक्टल वर्टिब्रा, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा हॉरिजॉन्टल हो तो दैट इज द एपेक्टल, जो आपकी सेंट्रल लाइन से सबसे बाहर, ठीक है। एनीथिंग एल्स? अच्छा चलो ठीक है। रिगार्डिंग वन मोर थिंग, आपके जो ये हैं सर्टिफिकेट्स हैं दैट यू आर गोइंग टू गेट ऑनलाइन, ठीक है। तो आपको एक काम ये करना है, जो आपके ग्रुप बना हुआ है उस पर सब लोग अपनी मेल आईडी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो विद इन 7 और 10 days वी आर गोइंग टू गिव यू दैट सर्टिफिकेट, ओके। एनीथिंग एल्स? हाँ जी, तुम लोग ऐड नहीं होते, हम करवा देंगे अपने नाम, जो नए रजिस्ट्रेशन आज हुए थे उसके वो शायद ऐड नहीं होंगे हम। हाँ, तो नंबर मेरे पास है तुम लोगों के शायद, तो मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। जिसके बाद मेरा नंबर है उससे तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि कटिंग मॉडल से, ठीक है। और एनीथिंग एल्स? चलो ठीक है, आई थिंक वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस केस, ओके। चलो भाई कैसा रहा तुम लोग का एनीथिंग फीडबैक?